अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देश परदेश विद शाहिद इकबाल भट्टी और मैं हूं मिसबा सैद। नाज़रीन, मुल्क में मईशत जो है वो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क में सियासी इंतशार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना की जो वबा है उसकी दूसरी लहर आन पड़ी है, जिससे बेशुमार मसाइल का सामना है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस कोरोना की लहर, ये वाली लहर जो अब दूसरी आई है, इससे कबल देश को किन किन मसाइल का सामना था और इसका मवाजना करेंगे बैरून ममालिक के साथ भी कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए हमने क्या किया या प्रीवियस हमने कैसे निपटा और दूसरे ममालिक को किन किन चैलेंजेस का सामना था और है और वो कैसे निपट रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। बात करेंगे। शाहिद इकबाल भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और कौमी बैनुल-अक़वामी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले इस तरफ आऊँगी कि चूँकि हम देख भी रहे हैं आपका कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर माशाल्लाह बड़ा अबूर है नॉलेज के ऊपर। सर, क्या कहेंगे कि इस वक्त जिन चैलेंजेस का हमें सामना है दूसरे ममालिक को भी है, लेकिन अगर महंगाई की शरह देखते हैं वो अरूज पर है, आवाम परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो मिसबा आपका शुक्रिया। आई एम वेरी मच प्लीज्ड और आई एम सो हैप्पी कि फर्स्ट प्रोग्राम है देश परदेश हैविंग विद मिसबा। थैंक यू सर। और आप बहुत आइकॉनिक काम कर रही हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, जो देश परदेश विद शाहिद इकबाल भट्टी मेरे साथ जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है जो आपने इंट्रो में कह दिया कि इस देश में क्या हो रहा है और करंटली प्रदेश में क्या हो रहा है और देश में रहने वाले पाकिस्तानी किस तरह सफ़र कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानी किस तरह सफ़र कर रहे हैं। यहाँ के सफ़र में जो है वो सफ़र दूसरा है, इंग्लिश वाला। हालांकि सफ़र वहाँ का इंग्लिश वाला होना चाहिए, लेकिन वो सफ़र करके यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे सफ़र दूसरा कर रहे हैं जिसको हम बर्दाश्त कहते हैं, जो भुगत रहे हैं हम लोग। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि पहले मैं कोरोना पे हम बात कर लें क्योंकि ये बहुत हॉट इशू बनता जा रहा है। देखिए, इस गवर्नमेंट ने हिकमत के तहत कोरोना को कंट्रोल किया। ये अल्लाह ताला ने कुछ करम भी किया और हिकमत जो होती है ना उसमें बहुत सारे राज पोशीदा होते हैं। हिकमत में सबसे पहला एलिमेंट इन्होंने किया कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बंद कर दी। गवर्नमेंट ने पहले 3 माह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आपको अच्छी तरह याद होगा, मार्च में मैं कतर से आया, मैन मेड हैंडमेड क्या हुआ, ये सारे फसादात चल रहे थे और कोरोना ने अपनी शिद्दत इख्तियार की और पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। आज भी आप देखिए कि पाकिस्तान में 3.5 लाख 4 हज़ार लोग मौजूद हैं जो कोरोना के साथ लिंक हो चुके। आज भी हमारी 10-12 रेशो चल रही है। हम मय वाली स्टेज पे जा चुके हुए हैं। गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी कोरोना पे और गवर्नमेंट ने अवाम को कुछ पैसे भी दिए। आपको पता है, खान साहब ने लोगों को जो पॉवर्टी लेवल पे जाके, अच्छा मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपर्ट भी हूँ, तो हमारी कंपनीज ने भी लोगों अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा फैसिलिटेट किया, उनको पैसे दिए, 3-3 माह की सैलरीज दी। एक फाइनेंशियल क्रंच आया, उस वक्त पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत जो फैसिलिटेशन थी कर दी। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था। कोरोना एक ऐसा जरासीम है। जब मैं कतर में था तो मेरे पास पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इसकी आ चुकी थी, इस पर फिल्में भी बन चुकी थी, लेकिन उससे हटके कोरोना हकीकत था, है और रहेगा। इससे प्रिकॉशनरी तो हम जिस तरह हमने एहतियात किया या जो भी वो मैंने आपसे कहा ना हिकमत की, उसमें देखिए इसमें ये था कि हिकमत में गवर्नमेंट ने पहले टेस्ट की फीस गवर्नमेंट दे रही थी, चाहे वो एक्सपो सेंटर खोले। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी, WHO के थ्रू गवर्नमेंट इसको टेकअप करे। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस नहीं है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप खत्म की, लोगों ने खुद से टेस्ट करवाने बंद कर दिए। कोरोना मौजूद था। उसकी बड़ी वजह भी ये थी सर कि अफोर्डेबल नहीं था ना। आप 7-8 हज़ार का टेस्ट एक दफा नहीं, पहले तो आपको कोरोना का टेस्ट करवाएं, हाँ जी, कोरोना करवाएं, फिर कोरोना के बाद रिकवरी के बाद फिर करवाएं। तो वो जो 15-20 हज़ार के खर्चात थे वो गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बाहर थे। इससे क्या डेली वेजेस के तबके की तो बस की बात नहीं थी ना वो। अच्छा, ये अगर हमारी हिकमत ठीक थी तो छोटी ईद पे क्या कुछ हुआ अवाम ने देखा, बकरा ईद पे क्या कुछ हुआ, फिर अशूरा आए क्या कुछ हुआ। इसका ताल्लुक वेदर से है, यानी जो इन्फेक्शन के जितने भी जरासीम्स हैं जो इन्फेक्टेड करते हैं लोगों को, वो मोस्टली जब
वेदर चेंज हो रहा होता है और हम विंटर की तरफ एंटर होते हैं, घरों में रहते हैं, बंद होता है। ये लहर पिछली लहर के से ज़्यादा शिद्दत के साथ आई। उसकी वजह मैं बता दूं कि देखें, पूरी दुनिया में सब ने कह दिया कोरोना ठीक है। अभी तक आप सुन रही कि अमेरिका में वही लहर चल रही है, इंडिया में चल रही है, ईरान में बंद ही नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे टेस्ट जारी थे। पाकिस्तान में इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने टेस्ट बंद करवा दिया। हमने समझा हम ठीक हो गए, हम ठीक नहीं हुए। अमवात की रिपोर्टिंग ख़त्म कर दी गई, रिलीफ मिल गया, बिजनेस जो डाउन था थोड़ा सा उसने अपग्रेड होना शुरू किया। कोरोना मौजूद था, हमारे हिकमत के तहत हमें अल्लाह ने बचाया। अब वो हिकमत कहाँ पे है? देखिए, गवर्नमेंट वही है, स्मार्ट लॉकडाउन वही है, हिकमत गायब होगी। हालांकि एक बड़ी बात ये है सर कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि मेडिकल एसोसिएशन ऐलान कर चुका है बाकायदा तौर पे कि ये जो दूसरी लहर है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो ये विस्वा, आपने मेरे पिछले प्रोग्राम देखे होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आफत के बाद आफियत है। तो अभी आफत तो खत्म नहीं हुई थी, आफत तो ट्रांजिट कर रही थी। यानी ये लहर आई 2019 के एंड पे कोविड-19 के नाम से, और ये ट्रांजैक्शंस में थी। दुनिया ने ये समझ लिया कि एयरलाइंस खोल दी गई, बिजनेस हब्स खोल दिए गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1000 आप इंडोर नहीं करेंगे, 1000 बंदों की शादी आप मैदान में कर लेंगे, तो क्या ये क्यों नहीं पाबंदी लगाई कि भाई 10 बंदों के साथ शादी कर लें अगर जरूरी है शादी करना? ये हिकमत होती है। यानी आप साथ साथ बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन चाहते हैं और यहाँ पे हिकमत आके फ्लॉप होती है। तब स्कूल बंद किए गए। अगर 1 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है उनकी स्टडी, हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जिंदगी कीमती है, जिंदगी कितनी, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज का आदमी हूँ। जिंदगी अहम है या पैसा जनरेशन अहम है? जिस दिन इस गवर्नमेंट ने ये हिकमत सोच ली, जिंदगी बचेगी, जिंदगी रहेगी, फिर कमाने वाले लोग फिर कमा लेंगे तंग होके। बिल्कुल, इकबाल शाह साहब की बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। जिंदगी होगी, पैसा होगा, सेहत होगी, सब कुछ होगा। दूसरी जानब सर इसके साथ साथ मजीद आगे भी बढ़ जाते हैं कि इसी वजह से पूरा मुल्क परेशान है, अवाम परेशान है, डेली वेजेस का तबका परेशान है। खास करके जो डेली वेजेस का तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है इस वक्त। सर सवाल ये करने जा रही हूँ कि बहरान तो हमें भी है इसका सामना और दूसरे ममालिक को भी है। 404 अरब का नुकसान कर बैठे हैं और हुकूमत कहती है कि ये इस वजह से है कि इसकी सारी वजह सिर्फ ये वबा है। इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, मिसमैनेजमेंट है। मैं इतनी तमहीद बांधूं, इस गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीद थी, खान साहब से। तब्दीली को छोड़ें, रिफॉर्म्स की बात होनी थी। ना तब्दीली हुई, ना रिफॉर्म्स हुई, सिर्फ एहतसाब का नाम लिया गया। ये कैसे पॉसिबल? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल समझिएगा। व्यूवर्स ये सोचें कि क्या हम घरों में बच्चों को सिर्फ यही कहेंगे कि अगर तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, या आप उनके लिए अदर सोर्सेज भी पैदा करेंगे कि वो पढ़ाई की तरफ लग जाए। तो जैसे घर चलता है, तो खान साहब कहते हैं कि मैं फादर फिगर में था, मैं आया, कब तक पिछला वो पीटेंगे, कब तक वो अपनी प्लानिंग देंगे? मुझे तो लगता है कि वो खान साहब जिसको आप जैसे यूथ और मेरे जैसे बंदे एनलाइटेड मॉडरेशन के लोग कि यार इनको चांस दे के देखते हैं, मुझे लगता है खान साहब अभी तक कंटेनर से उतरे नहीं हैं। और यही वजह है कि ये जो नुकसानात आप कह रही हैं, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो वीट की सूरत में हो, चीनी की सूरत में हो। मैं अभी देख रहा, चले मैं इससे बात कर लेता हूँ। पिछले एक हफ्ते में मिसबा, एक हफ्ते में हमारे जो वेजिटेबल्स हैं और जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, 4 की कीमतें कम हुई हैं 5%, सिर्फ 5%। और जो 28 चीजें हैं वो एक्सीड कर गई हैं 25%। अब मीडिया एक ऐसा सोर्स बन गया कि इनके जो नुमाइंदे आते हैं वो अब पिछले एक हफ्ता यही कहेंगे, देखें जी ये चीज टमाटर की कीमत 40 रुपए कम होगी, वो ये नहीं बताएंगे कि मुर्गी की कीमत 30 रुपए बढ़ गई। तो ये एक ऐसा, जिस चीज पे खान साहब ने इस कौम को लगाया, आप जैसी यूथ को लगाया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, तो एक घर में कोई डाका डाल के चला जाए ना, तो वो उस घर को चलाने के लिए वो कभी नहीं ये सोचता
کہ میں ڈاکوؤں کو پکڑ کے وہ پیسہ ان سے نکلوا کے اس گھر کو چلاؤں گا. اگر وہ ساری زندگی لگا رہے گا, نہ ڈاکو قابو آتے ہیں نہ وہ پیسہ آتا ہے, تو پھر بیٹھا رہے کہ یہ دیں گے تو میں چلاؤں گا. تو یہ کیا ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان سے تو جو آنا ہے یا نہیں آنا وہ اپنی سزائیں خود کاٹ لیں گے. ادارے ہیں, ہماری جوڈیشری ہے, نیب ہے, یہ میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ ان کا ایک ہی کال ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان سے پیسے لوں گا. آپ بتائیں ملک کیسے چلائیں گے؟ 2.5 سال گزر چکے ہوئے, ملک کیسے چلے گا؟ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریفیں میں نے اوورسیز, میرے بہت سارے میرے ایلیٹ ممبرز ہیں, مجھے کسی اوورسیز کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے. جو ان کی تصویر پڑھتے تھے وہ ان سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے. سر آپ نے کہا کہ اوورسیز ان سے خوش نہیں ہے. اگر حکومت کی ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بین الاقوامی سطح پہ سب سے اچھا مقرر, بین الاقوامی سطح پہ سب سے اچھا اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے والے ہمارے لیڈر ہیں. اب سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ دلائل دے لیں, آپ گفتگو کر لیں اور آپ ملک میں دیکھ لیں کہ کس صورتحال سے گزرا ہے, کچھ کمپیریزن مصباح جو سب سے اچھا ڈیبیٹر ہے, جو اگر سب سے اچھا, مجھے تو خان صاحب جو جی مجھے تو خان صاحب موٹیویشنل اسپیکر لگتے ہیں, جو کالجز اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں, یا ایک مینٹور لگتے ہیں, کرکٹ ٹیم کے کوچ, ابھی تک وہ 11 کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں. وہ اچھے اسپیکر بھی ورلڈ کلاس کے نہیں ہیں. اگر یہ کام تھا تو میرا مشورہ تھا کہ خان صاحب UN میں ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے اور پوری دنیا کو وہ لیکچر دے رہے ہوتے, اور ان سے اچھے لیکچر دینے والے لوگ شامل ہیں. لیکچرز تو پرویز مشرف نے بھی بہت اچھے دیے. لیکچر دینا کوئی اور چیز ہے, پریکٹیکلی چیزیں کر کے دینا کوئی اور چیز ہے. دیکھیں ایک موٹیویٹر, ہمارے جتنے بھی ڈیبیٹرز ہیں, لیکچر دینے والے لوگ ہیں, جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں, کبھی آپ نے میری زندگی میں فائنینشیل سروسز میں میں نے جن موٹیویشنل اسپیکرز کی اسپیچز سنی ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتے ہیں. جو پریکٹیکل میں کامیاب نہیں ہوتے وہ موٹیویشنل اسپیکر. اگر اچھا مولویوں سے کون سا اچھا اسپیکر ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھنا, تو وہ بھی تو ایک اسپیکرز ہیں. تو کسی مولوی کو بٹھا دیا جائے کہ تم اچھا یہ پرچی پڑھ کے لکھنا, پرچی نہ, پوٹن کو نہیں انگلش بولنی آتی, پوٹن نہیں بولتا, تو اچھا انگریزی کرائٹیریا ہے, تو ہو سکتا ہے انگریزی تو بلاول بھٹو کی بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے بالکل, بینظیر بھٹو کی بہت اچھی تھی. تو جو یہ جو آپ بچوں نے ایک معیار بنا لیا نا, انگریزی تو شاید میرا خیال ہے نواز شریف زیادہ بہتر بولتا ہوگا, یہ جو ٹی بیچنے والا مودی سے زیادہ اچھی بولتا ہوگا. اچھا کیا ایک کوشچن میرا سنیں گا, کیا ترکی کے جو اس وقت اردوان ہیں, کیا وہ پرچی سے پڑھ کے بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, ٹرکش بولتی ہیں؟ یہ ہم نے کیا کرائٹیریا بنا لیا ملک کا, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ زرداری ہے, چاہے وہ بے نظیر اور بھٹو سے اچھا اسپیکر پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا, پولیٹیکل اسپیکر. اگر وہ پریکٹیکلی کامیاب ہو کے اس ملک کو ریلیف نہیں دے سکے, بیسیکلی آپ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے 24 سال پہلے ایک پارٹی بنائی. 24 سال پہلے جو 5 سال کے بچے تھے ان کو میڈیا کا نہیں پتا تھا میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, نہ یہ سوشل میڈیا تھا, نہ پرائیویٹ چینلز تھے. آپ نے پچھلے 25 سالوں میں پورے میڈیا پہ پاکستان میں جو ایک آئیکونک پرسنالٹی فیم شخص دیکھا وہ عمران دیکھا. ہر جگہ بیٹھا, ہر میڈیا پہ وہ ٹیوننگ کر رہا تھا میری آپ ہم سب عوامی جذبات کے ساتھ, جلا دو, ہنڈی کے ذریعے کرو, یہ سب کچھ کر, اور ہم سب نے امید لگائی. ٹھیک ہے, اب خان صاحب خود جاتے ہیں گلگت بلتستان میں, اور وہ جو زیر تعمیر ہمارے پرائم منسٹرز ابھر رہے ہیں, زیر تعمیر پرائم منسٹر ابھر رہے ہیں, جس میں مریم کہہ لیں یا اتنا بڑا آدمی ہو کے ان کو جواب دیتا ہے, ایک چیف ایگزیکٹو ایک چھوٹے بچوں کو جواب دے رہا ہے. بالکل یہی بات, اب میں سوال کر لیتی ہوں اسی پہ. سر آپ نے کہا کہ وہ جذباتی جو بچے ابھر رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اس میں آ جاتی ہے انتقامی سیاست. کیا کہیں گے جو انتقامی سیاست ہے وہ بحران کی وجہ نہیں ہے؟ آپ کا فوکس انتقامی سیاست ہونی چاہیے یا ملکی مسائل ہونے چاہیے, اس پہ کیا کہیں؟ میں کل ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور چینل پہ بھی, تو ہم سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے, یہ کرنا ہے صاحب کرنا ہے. تو میں نے کہا جہانگیر ترین پہلے تو اس کی ویڈیوز جو وائرل ہوئی, جو انہوں نے اپنے ہی یوتھیا کے اگینسٹ کی, یہ لفظ بول کے یوتھیا انہوں نے یوز کیا, آج ان کو کوئی نہ کوئی سگنل ہوا ہے تو وہ واپس آئے ہیں. اچھا واپس آ گئے, اب ان کا علاج کہاں چلا گیا؟ ان کی جماعت کے اندر سے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے, آپ تو کہتے تھے واپس نہیں آئیں گے جی, وہ تو واپس آ گئے ہیں. وہ تو واپس آ گئے ہیں, وہ کون سا ہو سکتا ہے کل کو نواز شریف بھی آ جائیں,
फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह कायम है। खान साहब चेंज नहीं लाए। एक होता है ना कि आप और मैं मिलकर कहें हम इनको बदल रहे हैं, उन्होंने कहा यार इन्होंने तो बदले नहीं जाना, मैं ही इन्होंने वर्गा हो जाना। तो वो खान साहब ने वो जो यू टर्न जिसको उन्होंने लिजिटिमाइज कर दिया, ओन कर लिया, मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और खान साहब डिलीवर कर। देखें जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है ना, मेरे साथ दूर की बात है, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, खान साहब मेरे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन के बात कर लें। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और यूथ और मिडिल क्लास मुझ पे ट्रस्ट करती है कि मैं एक फाइनेंशियल एलिट सर्विसेज का प्रोग्राम चला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब भी पर्ची ला के जो बोलते हैं, तो फिर अगर मैं उनको क्या ये फख्र है कि मैं अंग्रेजी थोड़ी सी बोल लूं और मैं मुइशत को मैशत कह दूं और खातमुन नबी ना बोल सकूं? यानी हमारी अगर क्राइटेरिया ये है कि हमारी उर्दू उनको ना बोलनी आती हो, वो तो बिलावल भुट्टो को भी नहीं आती। सर मैशत की बात कर लें, अगर कंपेयर ही कर लें दूसरे ममालिक के साथ, तो जनवरी से नवंबर तक का जो कंपेयर है वो महंगाई की शरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। किसकी निस्बत? भारत के निस्बत, बांग्लादेश के निस्बत, नेपाल की निस्बत, भूटान की निस्बत। और अगर सिर्फ हम प्रीवियस मंथ का ही कंपेयर कर ले तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह मैं भी देख रही थी कि 14% रही, जबकि उसमें भारत में 7% रही, भूटान में जो है वो 9% रही, और बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं कि बड़ा ही मर गया मुल्क है उसकी 7% रही। हमारी 20 से ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, और हमारी नवंबर की अब जा रही है 20 में। बिल्कुल, तो आप ये देख लें कि ये अक्टूबर का ये हाल था, नवंबर का अब मजीद चला जाएगा। अगर मजीद आगे चला गया सर कैसे निपटेंगे? कि ये जो हम देश और प्रदेश का कंपैरिजन करते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सर, इसी ये देश और प्रदेश के कंपैरिजन कर रहे हैं ना। देखिए वहां पे भी ट्रम्प के इलेक्शन हो रहे हैं, बाइडेन के, ट्रम्प के, वहां पे भी बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत टेंशन है, वो होती है दुनिया के कहीं पे भी इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या आपने, मुझे अभी तक मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करता है वो कहता है ये इदारा मेरे साथ है, ये इदारा मेरे साथ है। इदारे तो पाकिस्तान के साथ है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे वो पिछले चीफ एग्जीक्यूटिव थे चाहे ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनको इदारों को अपने साथ रखने की ओथ अवाम को क्यों बतानी पड़ती है? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। जो कि देखिए ये फर्क है देश और प्रदेश में। हम अपने बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मैंने घर को चलाना है तो मेरे घर का एक माली है, एक चौकीदार है, एक मेरी बेगम है जो घर के होम मिनिस्ट्री चला रही होती है, फिनांस मैनेज कर रही होती है। तो क्या घर का जो सरबराह, जो ब्रेड विनर है, बाहर से कमा के लाता है, वो हर मोहल्ले के बंदे को ये एश्योरेंस देता रहेगा यार मेरी बेगम जी मेरे नाल है तो मेरा किचन बहुत अच्छा चलता है, यार चौकीदार मेरा नाल है बहुत अच्छा कर। ये बताएं अगर हमारे मोहल्लों में ऐसी बातें हों तो कैन यू ट्रस्ट दोस पीपल? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है ना सिस्टम बदला, ना हम बदले, ना कोशिश की। सिर्फ इस चेयर के ऊपर बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये सीट के ऊपर बंदे बदले और उनके अपने मुफादात बदले। बिल्कुल जी नाज़रीन, शाहिद इकबाल भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका तज्ज़िया आपने सुना। बिलाशुबा बहुत अच्छी राय दी कि अवामी जज्बात के साथ ना खेला जाए बल्कि अमली तौर पर कुछ किया जाए ताकि मुल्क रियासत खुदादाद पाकिस्तान को हम रोशन पाकिस्तान बना सके। नहीं, इसमें आपको पता है कि खान साहब का वादा था कि मैं इस प्रदेश यानी इस देश को प्रदेश जैसा बनाऊंगा। बिल्कुल। तो आप होस्ट हैं, हाँ जी, हम क्वेश्चन एक थ्रो करें बीइंग होस्ट कि क्या वो बनाने में कामयाब हुए हैं, इस पे सर्वे करवाएं। यही बिल्कुल जी, इस पे बात भी होनी चाहिए और अपनी कमेंट में इस राय का इजहार भी जरूर करें कि क्या वाकई खान साहब अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरे, या फिर वो तो सर वैसे भी अवाम के सामने है कि अवामी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे, देश को प्रदेश के मुकाबले में कितना लेकर आ गया है, इस पर भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और शाहिद इकबाल भट्टी साहब को दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।